हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंशुल कुमार सोनी आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर के चैप्टर 8 कन्वर्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट में टेस्ट के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो विजिट करिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज से हम सेकेंड ईयर की सीरीज स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को फिल इन द ब्लैंक्स दिया है में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। केयरफुली ऑप्शन पढ़िए और आंसर को जल्दी से कमेंट कीजिए। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो अपन जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, है ना। बल्ब आप देखे होंगे। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, है ना। मैग्नेट मोटर में आपने देखा ही होगा। विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में भी बदला जा सकता है ना। आपने सेल वगैरह या फिर विद्युत अपघटन की क्रिया आपने पढ़ा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा तीनों में बदल सकती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा से प्राप्त किए जाने वाली ऊर्जा है ना। ग्रेविटी जो रीजन होता है उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो कौन सी है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। अगर आप देखेंगे ग्रेविटी का रिलेशन अगर आप समझ जाएंगे तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो पवन है ना, पवन यानी हवा, उसका ग्रेविटी से कोई रिलेशन नहीं है, बायोमास का भी नहीं, कोयला का भी नहीं है ना। जो टाइड्स होती है उसका रिलेशन होता है ग्रेविटी से। ठीक है, तो जो ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार टाइड को हम कहते हैं ज्वार। ठीक है, तो समुद्र में आती है, आपको पता ही होगा। और टाइड्स कब अपनी अधिकतम सीमा में होती है? पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा की रात होती है ना, तो उस दिन क्या होता है, टाइड्स अपनी अधिकतम सीमा में होती है। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जो ऊर्जा होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? जो ऊर्जा होती है वो होती है टाइड्स ऊर्जा, है ना, टाइड्स एनर्जी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एससीआर एक स्विच के रूप में व्यवहारिकता है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। एससीआर का फुल फॉर्म बता दूं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अधिकतर लोगों से बन जाएगा जो एससीआर के बारे में पढ़ा होगा। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक दिशात्मक, है ना। एससीआर दिखाता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार का एससीआर का सिंबल होता है। ठीक है, एक डायोड है जिसमें एक गेट लगा होता है। ठीक है, तो एक दिशात्मक क्योंकि फॉरवर्ड वायस में काम करेगा, है ना, रिवर्स वायस में तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक दिशात्मक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीआर बने होते हैं। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। अब आपको बताना है कि एससीआर बने होते हैं। अब मैं हिंट दे देता हूँ, अगर फुल फॉर्म आपको याद है तो आप इसका आंसर बता देंगे, और मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म बताया हुआ है। तो बताइए जल्दी से, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ठीक है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से ही अपन को पता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एससीआर। तो सीधी सी बात है, सिलिकॉन से ही बना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीआर का नियंत्रण तत्व है। ठीक है, सिंबल मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। तो जल्दी से बताइए नियंत्रण तत्व कौन सा है एससीआर में। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो जो नियंत्रण तत्व होता है एससीआर में वो होता है गेट। ठीक है, जो करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गेट के द्वारा ही हम एक एक्स्ट्रा करंट इनपुट करते हैं जो बैरियर तोड़ता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी होगा इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एससीआर कुछ इस प्रकार का होता है। गेट आप देख सकते हैं। एससीआर होते वो 4 लेयरों में बनी होती, पीएन लेयरों में बनी होती है। ठीक है, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा कि गेट किस प्रकार का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी कन्वर्टर आमतौर पर उपलब्ध होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं जल्दी से बताता हूँ। ऑप्शन सी, ए बी दोनों सिंगल और 3 फेज, है ना। सिंगल फेज 3 फेज दोनों में अवेलेबल होता है रोटरी कन्वर्टर। तो इसमें तो कुछ समझाने लायक था ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, रोटरी कन्वर्टर जो होता है वो एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदल देता है। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन जो एसी को डीसी में बदलती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? उस मशीन का नाम बताना है जो एसी को डीसी में बदलती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए केयरफुली और आंसर दीजिए कमेंट में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कन्वर्टर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर ये वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता कि मशीन जो डीसी को एसी में बदलती, तो इसका आंसर क्या होता? जल्दी से कमेंट दीजिए, कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होता अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसा होता कि मशीन जो डीसी को एसी में बदलती है। ठीक है, क्वेश्चन बदल जाता। अभी क्वेश्चन है एसी को डीसी, तो क्वेश्चन बदलता कि डीसी को एसी में बदलती है। इसका आंसर क्या होता? जल्दी कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर होता ऑप्शन सी होता। ठीक है, ए और बी दोनों, क्योंकि हमें पता कन्वर्टर डीसी को एसी में भी बदल देता। ठीक है, और इन्वर्टर भी क्या करता है? डीसी को एसी में बदल देता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाता उसका। ठीक है, परंतु क्वेश्चन पूछा एसी को डीसी, तो कन्वर्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति बराबर होती है। ठीक है, रिपल फ्रिक्वेंसी बताना है आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी होती इनपुट के। तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, केयरफुली ऑप्शन पढ़िए और आंसर को जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो एक फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगी रिपल फ्रिक्वेंसी, वो होगी ऑप्शन ए। ठीक है, इनपुट की दुगनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दुगनी होती है। कुछ इस प्रकार आपको चित्र में दिख रहा है कि एक एसी वेव है, फिर वो जाके फुल वेव हो गई है। ठीक है, तो क्या होता है जो एसी वेव की एक साइकिल होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, परंतु जब फुल वेव में जाती है तो क्या होता है कि जो एसी की पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहती है, पर नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है। तो इसमें जो क्या होती है एक साइकिल में 2 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इनपुट 50 हर्ट्ज रहेगी तो वो आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर में कितना देगा? 100 हर्ट्ज। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकली में भी पूछ लेता है कि अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसा भी न्यूमेरिकल पूछ लेता कभी कभी। तो हमें पता है कि इनपुट की दुगनी होती है फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि का उपयोग एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर कह रहा है, पूर्ण तरंग वही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए और आंसर जल्दी से दीजिए। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ब्रिज विधि। ब्रिज रेक्टिफायर आपको पता है 4 डायोड लगे होते हैं। ठीक है, जो कि पॉजिटिव साइकिल में तो फॉरवर्ड वाइज करते ही करते हैं, पर जो नेगेटिव साइकिल होती है साइन वेव की, है ना, जो एसी करंट है, तो उसको भी हम क्या कर देते हैं? पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, ब्रिज में 4 डायोड काम करते हैं, आपको पता ही होगा। और एक सेंटर टेप मेथड है। ठीक है, तो सेंटर टेप मेथड में आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार। ये आंसर हो गया ऑप्शन सी, पर सेंटर टेप मेथड का कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। आप एसी सप्लाई देख सकते हैं, उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, पर सेकेंडरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसमें एक टेपिंग की गई है सेंटर में की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग देखिए, उसमें जो बीच सेंटर से ही एक टेपिंग की गई है, क्योंकि बीच सेंटर में क्या होता है जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो वो डीसी का माइनस पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और जो ऊपर साइड है और नीचे साइड, सेंटर टेप के ऊपर साइड और नीचे साइड क्या लगा देते हैं हम? डायोड। ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइकिल को प्लस कर देता है और एक नेगेटिव साइकिल को प्लस बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार सेंटर टेप मेथड हो जाती है। थ्योरी में आप लोग और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे,
मैंने थोड़ा बेसिक बेसिक बता दिया, ठीक है। तो जो एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर बनाने के लिए हम ब्रिज विधि और सेंटर टेप विधि दोनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे आंसर शायद आ गया, कोई बात नहीं, पता ही था। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है और एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, है ना। तो दो प्रकार के हो गए। किसी किसी बुक में 3 प्रकार का बिल दिया रहता है, ठीक है। तो तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो परंतु वही है जो कॉमन सी है, वो 2 टाइप होते हैं कॉमनली, है ना। एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन और एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज इन्वर्टर में PWM स्विचिंग स्कीम का उपयोग किस लिए किया जाता है। PWM का फुल फॉर्म मैं बता दूं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। जो पल्स की जो चौड़ाई होती है, जो उसकी टाइमिंग होती है, उसको मॉड्यूलेट करता है, ठीक है, PWM स्विच, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में कुछ कलर है ना, बी और डी कुछ अलग कलर में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने अलग कलर किया है ताकि आपको ऑप्शंस पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और जो आंसर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लो ऑर्डर हार्मोनिक्स में कमी तथा हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स में वृद्धि करना। मैंने आपको बताया था PWM का जो होता है विड्थ मॉड्यूलेट करता है किसकी, पल्स की। तो पल्स किसकी होंगी, हार्मोनिक की होगी, फ्रिक्वेंसी की होगी, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट में बियरिंग किस प्रकार की होती है। तो आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। बियरिंग बताना है किस प्रकार की होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, है ना। ग्रीस लुब्रिकेंट एंटी फ्रिक्शन प्रकार की होती है और ग्रीस लुब्रिकेंट फ्रोक्शन नहीं है वो, ठीक है, फ्रिक्शन प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन बी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वो फ्रोक्शन नहीं फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यानी कि जो फ्रिक्शन प्रकार होता है हम उसको स्लाइड प्रकार भी कह लेते हैं ना, स्लाइड टाइप, प्लेन टाइप, ठीक है। एंटी फ्रिक्शन तो आपको पता ही है, रोलर टाइप जो रोल बियरिंग होती है वो एंटी फ्रिक्शन में आती है, और जो स्लाइड या प्लेन बियरिंग होती है वो किस में आती है, फ्रिक्शन प्रकार में आती है, ठीक है, फ्रिक्शन टाइप में आती है। कभी कोई टाइप भी पूछ लेता तो इसलिए आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि एक सरल भाषा में छर्रे आप जानते हैं ना, छर्रे, तो एंटी फ्रिक्शन में छर्रे लगे होते हैं जबकि फ्रिक्शन प्रकार में छर्रे नहीं लगे होते, ठीक है। कॉमन सी बात है, याद रख लीजिएगा, सरल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। और ग्रीस लुब्रिकेंट तो आपको पता है दोनों में होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक सा है, अगर आप वीडियो ही देखते हैं ना तो आधे से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC से DC कन्वर्टर का कार्य है ना। जो AC से DC कन्वर्टर होता है उसका कार्य क्या है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। आंसर शायद आ गया ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन बी, है ना, नियत AC वोल्टेज को परिवर्ती DC वोल्टेज में रूपांतरित कर देती है, ठीक है। जो एक कांस्टेंट AC वोल्टेज होता है ना उसको एक वेरिएबल DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, परिवर्ती कन्वर्टर DC वोल्टेज में कर देगा। और जो ऑप्शन ए है ना, AC इनपुट वोल्टेज को फिक्स DC वोल्टेज में रूपांतरित कौन करता है, एक रेक्टिफायर करता है, ठीक है। एक रेक्टिफायर जो होता है वो AC इनपुट वोल्टेज को फिक्स DC वोल्टेज में रूपांतरित करता है, परंतु जो कन्वर्टर होता है नियत AC वोल्टेज को परिवर्ती DC वोल्टेज में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कन्वर्टर के बारे में पूछा था। अगर रेक्टिफायर के बारे में पूछता, रेक्टिफायर है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स DC और परिवर्तित DC, ठीक है। फिक्स DC किस में
चेंज होगी जब रेक्टिफायर होगा, परिवर्तित डीसी कब चेंज होगी, जब कन्वर्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी से डीसी कन्वर्टर का अन्य नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका नाम। ऑप्शन केयरफुली पढ़िए जल्दी से। तो इसका जो नाम है वो है चॉपर। ठीक है, ऑप्शन डी, चॉपर इज द राइट आंसर। चॉपर क्या होता है मैं आपको थोड़ा बेसिक से बता दूं। चॉपर, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एसी करंट है, ठीक है, एसी करंट को हाई और लो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का। ठीक है, जो करंट आता है तो उसको हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का। उसी प्रकार से जो डीसी को हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज करने के लिए हम चॉपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डीसी से डीसी कन्वर्टर होता है। ठीक है, तो डीसी से डीसी कन्वर्ट होता है किसमें, चॉपर में। और चॉपर का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो इनपुट डीसी होती है उसको या तो हाई वोल्टेज डीसी बना देना या तो लो वोल्टेज डीसी बना देना। ठीक है, तो कभी कभी इसकी वर्किंग पूछ लेते हैं कि इसका जो वर्क है वो क्या है। वर्किंग नहीं, वर्क पूछता है कि क्या वर्क है, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो चॉपर आई थिंक आपको कंफर्म हो गया होगा कि चॉपर क्या है। ठीक है, एक एसी के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए, और जो डीसी को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज करने के लिए हम चॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने बहुत इजी तरीके से और आराम से बताया। ठीक है, जहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो आप एक पेपर और पेन उठाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो तुरंत तो याद रहता है, पर जब उसका टाइम बीत जाता है ना तो वो चीज़ रिकॉल नहीं हो पाती, इसलिए पेन पेपर में आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक रिकॉल होता रहे वही चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी से एसी कन्वर्टर का अन्य नाम क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब डीसी से एसी कन्वर्टर का क्या नाम होगा। घर में क्या लगाते हैं हम, इन्वर्टर। इन्वर्टर ही क्या करेगा, डीसी को एसी में बदलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायोड रेक्टिफायर का कार्य है, ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है, पिछले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने इसका जिक्र किया था, तो आई थिंक आप बता देंगे इसका आंसर बहुत इजी तरीके से। अगर आपने पिछले जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था उसको अच्छे से समझा होगा ना तो इसको जल्दी से रिकॉल करके आप बता देंगे आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, एसी इनपुट वोल्टेज को फिक्स डीसी वोल्टेज में रूपांतरित करना। ठीक है, फिक्स डीसी वोल्टेज में कौन करता है, डायोड रेक्टिफायर। ठीक है, और जो परिवर्तित डीसी वोल्टेज कौन करता है, कन्वर्टर करता है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कौन किसको क्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरी इन्वर्टर की गति नहीं होती है। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पर कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना। जब एग्ज़ाम में कंप्यूटर डिस्प्ले में आता है क्वेश्चन तो पता नहीं माइंड कहाँ चला जाता है और अपन इसको क्या करते हैं, आंसर लगा देते हैं स्थिर। ठीक है, क्या होता है कि अपन क्या कर देते हैं इसका आंसर स्थिर, तो हो जाता आंसर गलत। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा, रोटरी इन्वर्टर की गति नहीं होती, तो कैसी नहीं होती, परिवर्ती नहीं होती। ठीक है, वेरिएबल गति नहीं है, कांस्टेंट स्पीड में चलता है कन्वर्टर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो केयरफुली जब आप कंप्यूटर के सामने भी बैठे ना तो केयरफुली क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन को थोड़ा सा वहाँ डिस्क्राइब कीजिए, अपने ही मन में एक्सप्लेन कीजिए कि क्या स्थिर हो सकता है, परिवर्ती हो सकता है, तीव्र हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, वहीं वहीं थोड़ा सा लिंक जमाइए। ठीक है, थोड़ा सा लिंक अगर आपकी मजबूत होती जाएगी ना हर एक चीज़ के लिए तो आंसर को जल्दी से चूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब इतना भी टाइम नहीं लेना है कि टाइम निकल जाए और आपका क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है। अगर आप डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट भी आजकल अवेलेबल है इंटरनेट में। ठीक है, और अधिक से अधिक एमसीक्यूज़ कीजिए, मैं तो कराता ही हूँ इस वीडियो में एमसीक्यूज़, और ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट में भी आप जाके टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट में
फिल इन द ब्लैंक्स, मोटर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जनरेटर से यांत्रिक रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर पढ़ लीजिए। चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, तो ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर, और कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एसी मोटर डीसी जनरेटर से यांत्रिक रूप से जुड़ी होती है। क्या ये सही है या नहीं? बुक में आंसर दिया था ऑप्शन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मोटर जनरेटर सेट होता है, कोई ज़रूरी है क्या कि एसी मोटर और डीसी जनरेटर ही हो? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि डीसी मोटर और एसी जनरेटर हो? थोड़ा सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डीसी मोटर हो और एसी जनरेटर हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब मोटर जनरेटर सेट में कोई कंपलसरी है क्या कि मोटर जो होगा वो एसी होगा, जो जनरेटर होगा वो डीसी ही होगा? अगर कंपलसरी है तो क्यों कंपलसरी है? ये भी तो है ना, क्यों कंपलसरी है? हमारे पास डीसी सप्लाई है और हमको एसी सप्लाई चाहिए, तो क्या हम डीसी मोटर लगा के उसको कपलिंग करके एसी जनरेटर से कपलिंग नहीं कर सकते क्या? तो एसी करंट मिले। कोई ज़रूरी है क्या कि एसी मोटर को ही डीसी जनरेटर से ही जोड़ें? है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा। ठीक है, कोई ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मोटर जनरेटर में जो क्या है एसी को डीसी जनरेटर से ही जोड़ें, कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को एक दूसरे लेवल पे ले जाइए, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एसी मोटर और डीसी जनरेटर ही हो एमजी सेट में। ठीक है, वो इसलिए अधिकतर जगह लिखा होता है क्योंकि हमें पता है कि हर जगह क्या है, हमारे चारों तरफ क्या एसी करंट ही अवेलेबल है। ठीक है, और डीसी करंट अवेलेबल है नहीं, तो इसी कारण से जो आंसर होता है ना एसी और डीसी कर दिया जाता है। परंतु कोई ज़रूरी नहीं है कि एसी मोटर और डीसी जनरेटर ही हो, है ना। डीसी मोटर और एसी जनरेटर हो सकते हैं, है ना। हमारे तरफ अगर चारों तरफ डीसी होता तो क्या करते? तो डीसी को एसी से करते ना, कपलिंग करके। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, परंतु बुक में मेंशन था ए। ठीक है, एसी और डीसी, तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, परंतु अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? अगर ऑप्शन में सेम ऐसे ही ऑप्शन दिए हैं तो आपको ऑप्शन ए लगाना है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर में पहले से एंटर्ड रहता है आंसर। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या कॉमन सेंस तो होता नहीं कंप्यूटर को, जो आप इनपुट देंगे उसी का रिजल्ट देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको ऑप्शन ए लगाना है उस टाइम में। अगर ऑप्शन ऐसा दे देता ए बी और सी ऑप्शन में देता ए और बी दोनों, तो आपको ऑप्शन सी चूज़ करना है। ठीक है, कि एसी मोटर और डीसी जनरेटर हो सकता है और डीसी मोटर एसी जनरेटर भी हो सकता है। यांत्रिक रूप से जुड़े होते हैं ना, साफ्ट को क्या यांत्रिक रूप से जोड़ने का मतलब है जो साफ्ट होती है उसको हम कपलिंग कर देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, कपलिंग करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का अगर ऑप्शन आते तो आपको ए लगाना है, और ऑप्शन अगर सी देता कि ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया दोनों कंडीशन में कि आपको आंसर कैसे चूज़ करना। चलिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अब जल्दी से बताइए। एसी को डीसी में अपन को कन्वर्ट करना है तो कौन सी मेथड अपन यूज़ करेंगे, है ना। तो पता है रेक्टिफायर से भी डीसी ले लेते हैं, मोटर जनरेटर सेट अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, तो मोटर जनरेटर सेट से भी अपन डीसी ले सकते हैं। सकते क्या, लेते ही हैं, उसमें क्या। रोटी कन्वर्ट से भी लेते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रेक्टिफायर मेथड है, एमजी सेट मेथड है और रोटी कन्वर्टर मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत की पहचान कीजिए। आपके सामने ये सिंबल है, बताना है किसका सिंबल है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। अगर शुरू से आपने वीडियो देखा होगा तो पता चल जाएगा कि किसका सिंबल है।
फिर भी मैं बताता हूँ आंसर। जो इसका आंसर है ऑप्शन बी, SCR का सिंबल है, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का सिंबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहचान कीजिए, क्या पहचानना है ना, ये बताना है कि किसका डायग्राम है, जल्दी से बताइए। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, केवल 2 ऑप्शन दूंगा, बताना है कि ये AC जनरेटर का डायग्राम है या फिर DC जनरेटर का डायग्राम है। जल्दी से बताइए, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा AC जनरेटर, ठीक है, AC जनरेटर का है। अब AC जनरेटर के लिए कैसा पता करेंगे कि ये AC जनरेटर है, ठीक है। ये जो एरो ब्लिंक हो रही है आपके सामने, उसके सामने लिखा है स्प्लिट रिंग, ठीक है, कहीं कहीं स्लिप रिंग भी लिखा रहता है, हालांकि अधिकतर जगह स्लिप रिंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर स्लिप रिंग लगी हुई है तो क्या होगा, वो AC देगा, ठीक है, AC करंट। तो AC करंट देगा तो कौन सा जनरेटर कहला गया, AC जनरेटर। अगर स्लिप रिंग की जगह क्या लगा हो, कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर क्या देगा, DC करंट। तो DC करंट जब देगा तो वो जनरेटर कौन सा जनरेटर कहलाएगा, DC जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप रिंग लगी हुई है, स्प्लिट रिंग लगी हुई है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, AC जनरेटर, ठीक है। ये जो डायग्राम है किसका है, AC जनरेटर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और डायग्राम है, बताइए कि किस चीज़ का डायग्राम है। अच्छा, डायग्राम नहीं बताना, सॉरी, इसमें बताना R1 और R2 क्या है। डायग्राम देखिए और बताइए R1 और R2 क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, मैंने शुरू में बोला था कि आपकी पहचान करना है कि डायग्राम की पहचान, तो मैं बता देता हूँ ये एक DC जनरेटर है, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा सा हिंट हो गया होगा। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन A दिया है ब्रश, B दिया है कुमुलेटिव, और C दिया है कम्यूटेटर, और ऑप्शन D दिया है मैग्नेटिक पोल। तो बताना है R1 और R2 क्या है। तो जो R1 और R2 है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर जब ये DC जनरेटर है तो क्या होगा, R1 और R2 कम्यूटेटर, ठीक है। और अगर स्लिप रिंग होती तो क्या होती, एक रिंग की तरह होती, ठीक है, डायग्राम में भी क्या होती, रिंग की तरह होती। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि ये DC जनरेटर है, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं था, सीधा सीधा आंसर था कम्यूटेटर, ठीक है। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी कन्वर्टर के चिन्हित भाग X का क्या कार्य है, ठीक है। आपको चित्र में दिख रहा है X कहाँ पे है, तो बताना है कि जो X है उस भाग का क्या कार्य है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन केयरफुली पढ़िए और जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा मैं बता दूं, जो X भाग है वो क्या है, कम्यूटेटर है। अब जल्दी से आंसर, अगर जिनको नहीं पता तो वो बता दे, है ना। कम्यूटेटर का काम होता है AC को DC में बदलना, और स्लिप रिंग का काम होता है AC करंट देना, ठीक है। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर, ठीक है, कम्यूटेटर है वो। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, AC को DC में बदलना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि DC जनरेटर की जो आर्मेचर की करंट होती है, किसकी, DC जनरेटर के आर्मेचर की जो करंट होती है वो किस टाइप की होती है, AC टाइप की होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। DC जनरेटर के जो अंदर रोटर होता, आर्मेचर, सॉरी रोटर नहीं, आर्मेचर जो होता है, तो आर्मेचर की जो करंट होती है वो AC टाइप की होती है, ठीक है। पर कम्यूटेटर लगे होने के कारण वो AC करंट DC में बदल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको नोट करके आप लोग रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।